Hey guys, welcome to my YouTube channel, classes at agarwalacademy.com. I am Vishali Agarwal, CMA Vishali Agarwal. I am a qualified cost accountant. So आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी नॉलेज को फॉर क्लास 12th अकॉर्डिंग टू द CBSE सिलेबस पार्ट 2, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 पार्ट 2 का, विच इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली हमेशा काम आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मीनिंग समझना एंड एवरीथिंग। आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए बिकॉज यू बिलोंग टू अ कॉमर्स बैकग्राउंड। तो आपको इन सब चीजों के मीनिंग क्लियर होने बहुत जरूरी है बिकॉज ये आगे लाइफ टाइम काम आएंगे क्योंकि आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं। सो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आज इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स, मतलब मैं इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करने वाली हूँ। फर्स्ट इज बेसिकली मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम समझेंगे अच्छी तरह, पूरा क्लियर करके इस टॉपिक को आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हमारे को ये पढ़ना है कि इसमें बैलेंस शीट का हमको फॉर्मेट पढ़ना है एज पर शेड्यूल 3 एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग हमें इसको कंप्लीट करना है। तो इन 3 चीजों को कंप्लीट करते ही हमारे चैप्टर क्लोज हो जाएगा, विच इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ योर अकाउंटिंग सिलेबस। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेसिकली होती क्या है? देखिए, आप लोग पूरे साल एक बंदा बैठ के, अकाउंटेंट बैठ के कंपनी में काम करता है, अकाउंट्स बनाता है। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वहीं से निकल कर आती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम बेसिकली बोलते हैं दीज आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर। जब भी आप पूरे साल काम करते हैं, आप अकाउंट्स बनाते हैं, उसके बाद उन अकाउंट्स को एक समरी, छोटा सा समरी बनाकर आप जहां पर उसको प्रेजेंट करते हैं, जिस स्टेटमेंट के अंदर आप सारी फिगर्स को डालते हैं, दैट इज योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये एक फाइनेंशियल ईयर के लिए बनाई जाती हैं। आप एक पूरे साल के लिए, फाइनेंशियल ईयर नॉर्मली हम लेके चलते हैं, बट इट कैन बी डिपेंडेंट ऑन कि आप कितने टाइम में अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज कर रहे हैं, बट नॉर्मली इन इंडिया वी टेक इट एज 1 ईयर। तो हम पहले देखते हैं कि फाइनेंशियल ईयर साथ में साथ समझते चलते हैं फाइनेंशियल ईयर होता क्या है। फाइनेंशियल ईयर इज बेसिकली हमारे इंडिया के अंदर फॉलो होता है 1 साल का टाइम पीरियड, विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम April 1 एंड एंड्स ऑन 31st March ऑफ द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, बट इसमें कुछ एक्सेप्शन होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है लंदन की, उसने अपनी एक ब्रांच इंडिया में खोली है। अब लंदन में हो सकता है कि वो April to March फॉलो ना होता हो। सो अब क्या होगा, वहां तो फॉलो नहीं होता, अब है तो उन्हीं की ब्रांच इंडिया में भी। सो अब क्या होगा कि ये कंपनी जो इंडिया में ऑपरेट कर रही है, ये बना सकती है अपने अकाउंट्स को, क्लोज कर सकती है एज पर देयर लंदन वाली कंपनी के अकाउंट्स के अकॉर्डिंग। सो दैट इज एन एक्सेप्शन। वैसे हमारे यहाँ पे नॉर्मली जो फाइनेंशियल ईयर फॉलो होता है दैट इज 1st April to 31st March। देखिए, इस वीडियो में आप सिर्फ सुनते जाइए बिकॉज दोनों काम इकट्ठे नहीं करेंगे, सुनने और लिखने का। अगर आप सुनेंगे तो आप लिख नहीं पाएंगे, लिखेंगे तो सुन नहीं पाएंगे। सो मैंने आपकी रेफरेंस के लिए एक PDF अटैच कर दी है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से नोट्स रेफर कर सकते हैं। मेक श्योर आप उन नोट्स को हाथ से लिखें, बिकॉज हाथ से लिखे नोट्स पढ़ के एक बार समझ लेंगे, फिर हाथ से लिखेंगे तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो सेट हो जाता है। सो ऐसा मत करिएगा कि उन नोट्स के प्रिंट आउट निकालिए कुछ भी। मेक श्योर आप एक अलग से थ्योरी का रजिस्टर बना के, अकाउंट्स की थ्योरी का रजिस्टर बना के आप उसमें नोट डाउन करते हैं प्रॉपर नोट्स को। मैंने कंप्लीट नोट्स दे रखे हैं, यहाँ पर हम सिर्फ समझेंगे। यहाँ पर मैं पूरा लिख के नहीं दिखाऊंगी ऑब्वियसली, मेनली की पॉइंट समझेंगे, उनको अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, उनकी अंडरस्टैंडिंग एक डेवलप करेंगे और नोट्स आपको मेरे PDF से मिल जाएंगे, उसके कोई इश्यू नहीं। सो फाइनेंशियल ईयर हमने समझ लिया। फाइनेंशियल ईयर बेसिकली स्टार्ट्स ऑन 1st April और एंड होता है हमारा नेक्स्ट ईयर 31st March को। एग्जाम्पल, जैसे अभी का करंट ईयर, आज हमारी जो डेट है, हमारा ये साल कब शुरू हुआ होगा? 1st April 2020 से लेकर अब ये एंड कब होगा? 31st March 2021। समझ आया? 1st April 2020 से लेके 2021 तक। जबकि हम बोलते हैं दिस इज फाइनेंशियल ईयर, एक हम टर्म पढ़ते हैं दैट इज कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर फॉलो होता है जनवरी टू दिसंबर फॉलो होता है हमारा कैलेंडर ईयर, जो हम नॉर्मली अपना फॉलो कर रहे होते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर एंड कैलेंडर ईयर दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। फाइनेंशियल ईयर 1st April से स्टार्ट होता है और कैलेंडर ईयर जनवरी से स्टार्ट होता है। आई होप ये फाइनेंशियल ईयर आपको क्लियर होगा। सो अब आगे बढ़ते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तरफ, उसको प्रॉपरली हम कवर करते हैं। देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैंने बताया आपको एक कंपनी के एंड प्रोडक्ट्स होते हैं।
ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें हम कंपनी के सारे बुक्स ऑफ अकाउंट जो भी आप अभी तक प्रिपेयर करके आए थे, 11th क्लास में आप प्रिपेयर करते थे, कैश फ्लो कैश बुक प्रिपेयर करते थे, सब्सिडरी बुक्स प्रिपेयर करते थे, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये सब चीजें आप प्रिपेयर कर रहे थे। उन्हीं की वजह से, उन्हीं के रिकॉर्ड के बेसिस पे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होती हैं। ओके, तो अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो हमने समझ लिया कि ये एक एंड प्रोडक्ट है, ये एक स्टेटमेंट है जिसके अंदर हम सारी कंपनी की वर्किंग्स को शो कर रहे हैं। ओके, समरी है बेसिकली, इट इज अ समरी। यहाँ पे पॉइंट्स लिखते चलते हैं, इसके की पॉइंट्स। इट इज अ समरी ऑफ, मैं शॉर्ट में लिखूंगी अकाउंटिंग को, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। क्लियर? ये बेसिकली देखो बनाए क्यों जाते हैं। अब आप कहोगे कि मैम हमने 11th में भी तो पढ़ते थे अपना प्रॉफिट एंड लॉस और वो सब के जो बैलेंस शीट पढ़ते थे उनके फॉर्मेट बेसिकली चेंज हो गए थे एज पर कंपनीज एक्ट 2013। पहले हम वही वाले बनाते थे जो आप 11th में पढ़ते हो, बट एज पर क्योंकि हमारा 2013 में कंपनीज एक्ट चेंज हुआ था, उसके अंदर एक शेड्यूल 3 दिया गया है जिसमें इनका प्रॉपर फॉर्मेट दिया है कि जो भी आपकी फॉर्मेट, जो भी आप काम चीजें डालोगे वो इसी फॉर्मेट के अंदर डालेंगे, इससे अलग नहीं हो सकता। बिकॉज हमारी इंडिया के अंदर अलग अलग तरह की कंपनीज हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं, अलग अलग टाइप का काम हो रहा है। अब सारी कंपनीज अगर या कुछ इधर उधर ऊपर नीचे कर देंगी तो एक कंपैरिजन करना मुश्किल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम अलग अलग इंडस्ट्री की नहीं बात करते, हम एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री उठाते हैं जिसके अंदर हमारी अलग अलग कंपनीज आ जाती हैं। ठीक है, जैसे मारुति गाड़ियां बना रही है, ठीक है, और ह्यूंडई गाड़ी बना रही है, होंडा गाड़ी बना रही है। सो सेम इंडस्ट्री के अंदर अगर डिफरेंट जो कंपनीज हैं, अगर वही सही से प्रॉपर वो फॉलो नहीं करेंगे सेट ऑफ रूल्स, या फिर कह लो कि अलग तरह से प्रेजेंटेशन होगा, तो कंपैरिजन कैसे होगा? हम कैसे पता लगा पाएंगे कि कौन सी कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है, कौन सी कंपनी की बेकार है? इसलिए एक प्रॉपर स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट दे दिया गया, दैट्स इट। है सब कुछ वही, सब कुछ पुराना ही है। सो इसके अंदर हमने बोला कि एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट है, उसी के अंदर हमको काम करना है। इसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी की होती है, इसके अंदर 3 चीजें आती हैं। इट इंक्लूड्स एक्चुअली 4 चीजें आती हैं। सबसे पहला इसके अंदर आती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस को मर्ज कर दिया था, जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं, या फिर आप इसको बोल सकते हो स्टेटमेंट ऑफ इनकम या फिर इनकम स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। तीनों नाम इसके सही है। स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट बोल सकते हो, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट, कुछ भी बोल सकते हो। तीसरी इसके अंदर आती है कैश फ्लो। और चौथा आता है इसके अंदर नोट्स टू अकाउंट्स। देखो 4 चीज इसके अंदर कवर हुई, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स एंड नोट्स टू अकाउंट्स। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हम पढ़ते आ रहे हैं 11 से, स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट हम पढ़ते आ रहे हैं, इनके फॉर्मेट हम बाद में देखेंगे, बट ये है वही चीज। कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली क्यों बनाया जाता है? हम ये देखना चाहते हैं कि बिजनेस के अंदर कितना इनफ्लो है, कैश का कितना आउटफ्लो है, कहाँ पे आपने लगाया है अपने पैसे को। इसका अलग से चैप्टर है, इसको हम बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस अभी नहीं करने वाले हैं। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली हम ये देखते हैं कि हमने कौन कौन सी एक्टिविटीज पे कितना खर्च करा है और किन किन एक्टिविटीज में हमको कितना कितना पैसा दिया है। नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स बेसिकली इन अकाउंट्स की वर्किंग है। जब हम बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस समझेंगे तब हम ज्यादा इसको डिटेल में अच्छे से समझ पाएंगे। हम ये कहते हैं कि हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के अंदर जो भी हमने आइटम्स डाली हैं उनकी सिर्फ एक नेट फिगर आनी चाहिए, उसकी जितनी भी वर्किंग्स है वो आप कहाँ शो करेंगे? नोट्स टू अकाउंट्स। सो ये भी हमको अकाउंट्स का पार्ट माना गया है, बिकॉज सारी वर्किंग्स कौन शो करते हैं? हमारा नोट्स टू अकाउंट्स। इसलिए ये चारों चीजें हमारी किसके अंदर आती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। ये एक फाइनेंशियल ईयर की बनाई जाती है। इसमें समझने वाली बात यह है कि जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है ये हमारी फॉर द ईयर होती है। बैलेंस शीट जो हमारी होती है वो एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट होती है, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो हमारे पूरे ईयर के इनकम्स एंड एक्सपेंसेस को शो करता है। तो दिस इज मेड फॉर द ईयर, दिस इज मेड ऑन अ पर्टिकुलर डेट। जो आप क्लास 11 में पढ़ चुके हो, हम ये नहीं कहते कि पूरे साल हमारे पास कितने असेट्स और कितनी लाइबिलिटीज रही, बट एज ऑन पर्टिकुलर डेट, एज ऑन ईयर एंड हमारे पास कितनी असेट्स और कितनी लाइबिलिटीज थी, ये सिर्फ उस दिन की असेट्स और लाइबिलिटीज को हमें बताता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट भी हमारी बनाई जाती है फॉर द ईयर, के इसको हम प्रिपेयर करते हैं। नोट्स टू अकाउंट्स तो वर्किंग्स है बेसिकली हमारी, तो इसके ऊपर इतना डिटेल डिस्कशन है। सो अब हमें पता लग गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमको क्या बताती हैं।
हमको एक तो ये बता रही है कि हमारी इनकम, हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हमारा हम कैश में कहाँ पे स्टैंड करते हैं। सो यही सब चीजें उठ के आपकी नीडर ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आ जाती है। नीडर ऑब्जेक्टिव्स हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने का है क्या? इसको बनाने का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू असेस दी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी, एंड सेकंड क्या है? इट असेस द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंपनी। जब हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करते हैं इट रिलेट्स टू इनकम्स एंड एक्सपेंसेस, जब हम पोजीशन की बात करते हैं इट रिलेट्स टू एसेट्स एंड लायबिलिटीज। आई होप ये तीनों चीजें आपको क्लियर हैं। ओके, सो अब हम बढ़ते हैं इसके फीचर्स की तरफ। इसके फीचर्स क्या हैं ये क्लियर होंगे, आई गेस आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। तो अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जंप करती हूँ विच इज फीचर्स। देखिए फीचर्स के अंदर हम बोलते हैं, पहले तो वही ऑब्जेक्टिव्स वाला आ जाता है। इट शोज द ट्रू एंड इट शोज द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, इट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। दो तो यही आ गए। तीसरा जो इसका इंपॉर्टेंट फीचर है वो ये है, इट शोज द ट्रू एंड फेयर व्यू of the operations of company। देखिए जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है ये वाला टर्म। अब इसको समझते हैं। हमने फीचर में बोला इट शोज द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। एक बिजनेस काम करता है, उसके अकाउंट्स बनाए जाते हैं। देखिए हमने यहाँ पे ट्रू एंड फेयर व्यू बोला, इसमें एक चीज समझने की जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत बार हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये चीज आ जाए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोज द ट्रू एंड करेक्ट व्यू ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। ओके, तो इज इट ट्रू और फॉल्स? सो इट इज फॉल्स, बिकॉज हम कहीं पे भी कभी भी ये नहीं बोलते कि जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू एंड करेक्ट व्यू देते हैं। ट्रू एंड करेक्ट व्यू गलत टर्म है उसके लिए, उसका लिए इट शोज ट्रू एंड फेयर व्यू। अब ट्रू एंड करेक्ट एंड ट्रू एंड फेयर व्यू में डिफरेंस समझते हैं। देखिए ट्रू एंड करेक्ट व्यू क्या होता है? बेसिकली हम कहते हैं कि हमारे जो अकाउंट्स है कौन बनाता है? अकाउंटेंट ही प्रिपेयर करता है। इट इज अ ह्यूमन, ही इज अ ह्यूमन, ही और शी कैन बी इज अ ह्यूमन। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हम ह्यूमंस हैं, गलती करना हमारा नेचर में है। हम बहुत बार हो सकता है कि छोटी मोटी एरर्स कर दें, ठीक है, कोई एंट्री रिकॉर्ड करने में गड़बड़ हो गई जिसका इम्पैक्ट आ गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। करेक्ट होने का मतलब है कि आपके अकाउंट्स में बिल्कुल भी गलती नहीं है, इट इज 100% करेक्ट, विच इज रॉन्ग। ऐसा हो नहीं सकता। आप ह्यूमन है, आप कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो गलती कर जाओगे, छोटी मोटी, चाहे एक गलती हो, दो गलती हो, कुछ भी एरर हो सकती है। सो इसलिए हमने यहाँ पे हमेशा बोला कि ट्रू एंड फेयर व्यू। ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब है कि आप जो काम कर रहे हैं उससे सोसाइटी को कोई नुकसान नहीं हो रहा। आप जो काम कर रहे हैं दैट इज ट्रू एंड फेयर। 100% एक्यूरेट नहीं होगा, बट हाँ थोड़ी बहुत ऊपर नीचे अकाउंट्स में हो जाती है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हम कभी भी ट्रू एंड करेक्ट ना बोलकर ट्रू एंड फेयर। फेयर मीन्स कि आप कोई धोखाधड़ी नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे बोला इट शोज द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द कंपनी। यहाँ पे ट्रू एंड करेक्ट व्यू जब भी आएगा लिखा हुआ दैट इज रॉन्ग। ये गलत टर्म है। ट्रू एंड करेक्ट कभी भी नहीं होगा, हमेशा ट्रू एंड फेयर व्यू होगा। अब ये ट्रू एंड फेयर व्यू का टैग देता कौन है हमें? हम खुद से तो नहीं मान लेंगे ना कि हमारे अकाउंट सही है। आप कोई काम अगर कभी करोगे, ठीक है, आप कभी बोलोगे अपने मुंह से कि मैंने गलती करी है? कभी भी नहीं बोलोगे। अगर आपको बोला जाए ना कि इसको चेक कर दो, तो भी आप बोलोगे कि ये तो ठीक है। सो अब क्या होगा कि इसमें
हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती थी, ईयर एंड हो गया, अब उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करने के लिए भेजा जाएगा कि इसमें कोई गलती तो नहीं है। तो चेक कौन करेगा? ऑडिटर चेक करेगा। ऑडिटर का काम क्या होता है? ऑडिटर का काम ये होता है कि वो अकाउंट को खंगाले, चेक करे कि क्या इनमें कोई गलती तो नहीं है, कोई एरर और फ्रॉड तो नहीं हुआ है अकाउंट्स में। बेसिकली उसका काम ये छांटना नहीं होता, वो सिर्फ ऊपर ऊपर से अकाउंट्स को देखता है, सैंपल बेसिस पे चेकिंग होती है। पूरे अकाउंट्स तो ऑब्वियसली एक बड़ी कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी के सारे अकाउंट्स आप बैठ के नहीं देख सकते, बिकॉज ऑडिट का पीरियड आपको बहुत ज्यादा नहीं मिलता। सो जब वो ऑडिट कंप्लीट हो जाएगा, सब कुछ आप ऑडिटर खुद सोचेगा कि हाँ इस बंदे ने तो सही अकाउंट्स बना रखे हैं, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो बोलेगा द अकाउंट शोज द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ ए बिजनेस। दैट इज सिंपली, ये ट्रू एंड फेयर व्यू का टैग हमें कौन देता है? ऑडिटर देता है। ऑडिट हमारी बिजनेस के लिए मैंडेटरी होता है, कंडीशंस भी होती हैं कि कहाँ पे अप्लाई होगा, कहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। वो अभी हमारा फिलहाल इसका पार्ट नहीं है पढ़ने का, तो हम उस पर ज्यादा डिस्कशन करेंगे नहीं। सो आई होप आपको इसके फीचर्स भी प्रॉपरली क्लियर होंगे। इट शोज द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द बिजनेस, इट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, यही इसके फीचर्स हैं घूम फिर के। अब हम लास्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज नेचर ऑफ अकाउंट्स, कि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो उनका नेचर क्या होता है। देखिए, इसका मैं आपको समझाती हूँ। इसमें जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, दैट आर बेस्ड ऑन सम रिकॉर्डेड फैक्ट्स। नेचर क्या है? द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर बेस्ड ऑन रिकॉर्डेड फैक्ट्स, विच मीन्स जो भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो भी आप डेटा लेकर जाते हैं, वो उसका कोई ना कोई बेस जरूर होता है। जैसे हम क्लास 11 में पढ़ते थे, जो भी एंट्रीज हम जर्नल में लेके जाते हैं, जर्नल में एंट्रीज कहाँ से आती है? वाउचर। वाउचर इज योर बेस डॉक्यूमेंट। ओके, सो इसी तरह से जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो इनका भी कुछ आधार होता है बनाने का। ऐसे नहीं है कि कोई भी एंट्री उठ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आ जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। उसका एक प्रॉपर प्रूफ, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए। दैट इज रिकॉर्डेड फैक्ट्स। जो हमारे पास रिकॉर्डेड चीजें हैं, हम सिर्फ उन्हीं से ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, it is based on certain accounting principles, conventions। क्लास 11th में हमने कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और अकाउंटिंग कन्वेंशंस पढ़े थे, तो उन्हीं के बेसिस पे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी प्रिपेयर होती हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कन्वेंशन पढ़ा था, प्रूडेंस का जो हम पढ़ते हैं, या फिर कंजर्वेटिज्म का हम पढ़ते हैं। हाँ, हम ये बोलते हैं कि ऑल द एंटिसिपेटेड लॉसेज शुड बी अकाउंटेड, एंड जो हमारे प्रॉफिट्स होते हैं उसको हम कंसिडर नहीं करते, जो हमें फ्यूचर में होने वाले हैं, जिसकी वजह से हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि कहीं डेटर हमारा पैसा लेकर भाग ना जाए। तो इसके लिए, उसको रोकने के लिए अभी से ये प्रोविजन बना लो, ताकि मतलब एक प्रोविजन बना के चलते हैं हम लोग, ताकि अगर कल को फ्यूचर में हमको लॉस हो जाए तो हमारे पास एक प्रोविजन क्रिएटेड हो। उसके बाद तीसरा हमने बोला पर्सनल जजमेंट्स। देखिए, पर्सनल जजमेंट्स क्या कहते हैं? हमारा जो अकाउंट्स बनाता है वो एक अकाउंटेंट है। अब अकाउंटेंट के कुछ पर्सनल बायस या पर्सनल जजमेंट्स हो सकते हैं इनको बनाने में। फॉर एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं, जैसे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। आपने पढ़े डेप्रिसिएशन चार्ज करने के एक से ज्यादा मेथड। तो एक अकाउंटेंट बोलता है कि हम तो करेंगे स्ट्रेट लाइन पे चार्ज, एक बोलता है हम करेंगे रिटन डाउन पे चार्ज। सो इट डिपेंड्स ऑन अकाउंटेंट, दीज आर बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट्स, कि आप कौन सा मेथड अपना रहे हैं। बोथ आर कम्प्लीटली करेक्ट, हम दोनों को एक्सेप्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट डेप्रिसिएशन के अमाउंट में फर्क आ जाता है। सो इट डिपेंड्स कि आप कौन सा मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन उठा रहे हैं, दैट इज योर पर्सनल जजमेंट। सो ये सब चीजें आपको आई होप क्लियर हो गई होंगी। रिकॉर्डेड फैक्ट्स अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड होते हैं, एंड पर्सनल जजमेंट से ये इन्फ्लुएंस होते हैं। ओके, हमने नेचर समझ लिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मीनिंग समझ लिया। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक पॉइंट ये था कि हम बनाते क्यों हैं। देखो, कंपनी का जो मालिक है वो तो बैठ के अकाउंट्स नहीं बनाएगा ना, उसको तो बहुत सारे काम होते हैं दुनिया भर के, इधर उधर के। सो हम क्या, अकाउंट्स बनाता कौन है? एक जो बंदा काम कर रहा है, सीए काम कर रहा होगा कंपनी में, वो बना के जाके अकाउंट्स बनाएगा। पर ओनर को ये तो पता होना चाहिए ना कि मेरा बिजनेस क्या काम कर रहा है, कैसे, कितनी प्रॉफिटेबिलिटी चल रही है, क्या है। हम उसके आगे जाके ना पूरा कच्चा चिट्ठा नहीं रख सकते कि आप देखो ये हमारी जर्नल है, ये हमारी कैश बुक है, ये है, वो है, फलाना ढिमकाना, हम इतना सब कुछ नहीं कर सकते।
जाके। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक छोटी सी समरी बना के देते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने का पर्पस ही यही है कि आप जब टॉप मैनेजमेंट के पास जाते हैं तो आप एक समरी लेकर जाते हैं कि सर हमारे बिजनेस की ये पोजीशन है आज की डेट में। क्लियर? अब इसमें छोटा सा चीज ये है कि हमको क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमको देखने होते हैं कि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो हमारे क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हमें दिमाग में रखना होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके, इसके अंदर ठीक है, एक तो हम ये बोलते हैं सबसे पहले कि द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शुड गिव द ट्रू एंड फेयर व्यू। ये पॉइंट तो हर जगह काम आता है, रामबाण कहते हैं ना, रामबाण है ये, हर उसमें लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रू एंड फेयर व्यू देना चाहिए। ये एज पर सेक्शन 133 ऑफ द कंपनीज एक्ट, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना चाहिए। हाँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का मीनिंग, तो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्यों बनाए गए? देखो, इंडिया के अंदर सर्टेन कंपनीज ऑपरेट करती हैं। अगर हम एक प्रॉपर गाइडलाइन नहीं देंगे, हम प्रिंसिपल्स नहीं बनाएंगे, स्टैंडर्ड्स नहीं बनाएंगे, तो हर बंदा अपने हिसाब से मर्जी करेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। हमें वो सब नहीं होने देना। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हमने एक सर्टेन गाइडलाइंस दे दिए कि आपको यही फॉलो कर रहे हैं, ताकि हम बेसिकली अलग अलग कंपनीज में कंपैरिजन कर सकें। सो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमारे ये बनने चाहिए अकाउंट्स। एंड थर्ड पॉइंट इज स्टेटमेंट जो भी हम बनाएंगे एज पर शेड्यूल 3 बनाएंगे। तो हमने 3 चीजें पढ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर। फर्स्ट इज ट्रू एंड फेयर व्यू। सेकेंड हमने पढ़ा, पहला हमने पढ़ा ट्रू एंड फेयर व्यू। सेकेंड हमने पढ़ा कि एज पर सेक्शन 133 के अकॉर्डिंग फॉलो दी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। एंड तीसरा हमने पढ़ा शेड्यूल 3 शैल बी फॉलो। सेक्शन 133 कहता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है वो सब बात की बात है, बट सेक्शन 133 ये बोलता है कि फॉलो द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। शेड्यूल 3 शैल बी फॉलोड। शेड्यूल 3 के अंदर ही आप ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो फॉर्मेट गिवन है इसके अकॉर्डिंग ही आप बनाएंगे। सो दिस इज ऑल फॉर दिस क्लास। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मीनिंग, पर्पस, फाइनेंशियल ईयर, आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा, समझ आया होगा, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनी होगी कि हम क्यों बना रहे हैं, क्या रीजन है बनाने के पीछे। सो आई होप आपको मेरा क्लास पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, ताकि आपको और अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहे इन फ्यूचर। सो दिस इज विशाली अग्रवाल साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। सो स्टडी वेल, डू वेल, ऑल द बेस्ट।